May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. राजेंद्र जी, सर, अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताइए जिससे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा सकें। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं लखनऊ ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपना एकेडमिक लखनऊ से ही किया है, हाई स्कूल और इंटर। उसके बाद मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया और 2018 तक भारतीय सेना में सर्विस की है। उसी दौरान मैंने अपना स्नातक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया और परास्नातक भी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किस विषय से किया परास्नातक? परास्नातक समाजशास्त्र से किया सर मैंने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद से सिविल सेवा की तैयारी में लगा हूँ सर। अच्छा, ये पहला इंटरव्यू है आपका? हाँ सर, पहला इंटरव्यू मेरा है। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है इसमें? सर्विस प्रेफरेंस में फर्स्ट में डिप्टी कलेक्टर है, सेकंड में डिप्टी एसपी है और थर्ड में डिप्टी जेलर है। अच्छा, तो आप तो यूनिफॉर्म वाली सेवा में रह चुके हैं सर। तो यहाँ भी आप मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल यूनिफॉर्म सेवा में रहते आप, तो आपको तो पहली वरीयता डीएसपी के रूप में देनी चाहिए। सर डिप्टी कलेक्टर भी एक राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित पद है और इसमें दोनों तरह की जिम्मेदारियां मिलती हैं, जैसे कि रेवेन्यू की भी है और जुडिशियल की भी है। तो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। एक तहसील पे कितने डिप्टी कलेक्टर रहते हैं? एक ही रहता है सर। सोच के बताइएगा। एक ही डिप्टी कलेक्टर रहता है कि दो रहते हैं? सर मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी एक रहता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, एक रहता है। एक शब्द सुना होगा एसडीएम न्यायिक सर। तो वो भी तो तहसील में रहता है। सर मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। पुलिस की इमेज कैसी है समाज में? पुलिस की इमेज और आर्मी की इमेज, सर, दोनों में क्या फ़र्क है या दोनों की किस तरह की इमेज है, ये बताइएगा। पुलिस और आर्मी की इमेज समाज में, आर्मी की इमेज तो समाज में बहुत अच्छी है और बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। पुलिस की भी इमेज अच्छी है, लेकिन जैसे कि कहीं कहीं कुछ केसेस आ जाते हैं तो उसकी इमेज में थोड़ा सा गिरावट आती है। बाकी पुलिस की इमेज भी अच्छी है सर। अच्छी है सर। लोग तो कहते हैं कि दुर्घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, समय से कभी पुलिस पहुंचती नहीं है। सर पुलिस समय से भी पहुंचती है, लेकिन और पुलिस जो है वो पैसा लेके मामले को रफा दफा कर देती है। इस तरह का आपने नहीं सुन रखा है कभी? सुना है सर, कहीं कहीं ऐसे केसेस देखने को आते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट। क्या फ़र्क है एक सेना और जो सिविल पुलिस है, इन दोनों की कार्यशैली में क्या फ़र्क है? सर सेना की जो कार्यशैली है ये थोड़ा सा समाज से कटी हुई है और इनका कार्यक्षेत्र जो है जैसे कि सीमाओं पे है, और पुलिस का जो कार्यक्षेत्र है वो सिविल क्षेत्र में है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। क्या सेना समाज से बिल्कुल कटी है? समाज में उसका कोई काम नहीं रहता? नहीं, सेना समाज से बिल्कुल कटी नहीं है सर। सेना का समाज से भी थोड़ा सा रोल है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ऑपरेशन सद्भावना के तहत समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है, और समाज से जिन लोगों को भी आवश्यकता है तो उनके लिए भी सेना कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है जम्मू और कश्मीर में। इसके अलावा भी मतलब पीस एरियाज़ में भी समाज के साथ थोड़ा सा जुड़ाव रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमित रहता है जुड़ाव। तो फिर जब इतना अंतर है तो आपका काफ़ी समय फ़ौज में बीता है सर, फिर कैसे आप यहाँ अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे? आप उस अनुशासन में, उस डिसिप्लिन में आपने जो काम किया है आर्मी में सर, अब यहाँ आप अपने को कैसे एडजस्ट या समायोजित कैसे कर पाएंगे बेहतर तरीके से? सर यहाँ भी सिविल सेवा की जो मांग है, जैसे कि अनुशासन, कर्तव्यपरायणता और सत्यनिष्ठा, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जो सेना के दौरान मेरा जो अनुभव रहा है उसको भी मैं सिविल सेवा के दौरान इस्तेमाल कर सकता हूँ।
और मैं इस तरह से अब सिविल सेवा में अच्छा कर सकता हूँ। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? मेरी पोस्टिंग सर करीब 7 साल तक मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, जिसमें से 3 साल डोडा डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ और 3 साल श्रीनगर रहा हूँ और 7 साल के करीब मैं अहमदनगर में रहा हूँ, जहाँ मैं वेपन इंस्ट्रक्टर था। और इसके अलावा सर और भी अलग अलग जगहों पे, जैसे पटियाला, लास्ट जहाँ से आपका रिटायरमेंट हुआ वो कहाँ से हुआ है? सर लास्ट पोस्टिंग मेरी झांसी में थी। झांसी में पोस्टिंग थी। बुंदेलखंड में कौन कौन से ज़िले आते हैं? बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं बुंदेलखंड? बुंदेलखंड में जैसे कि ललितपुर है, झांसी है, महोबा, इटावा और चित्रकूट, ये ज़िले आते हैं सर। क्या वहाँ की समस्याएं, मुख्य समस्याएं आप 2-3 जो आपने नोटिस किया हो? मुख्य समस्या में सर सबसे पहले तो वहाँ की जो ज़मीन है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, पठारी इलाका है, तो वहाँ खेती करने के लिए थोड़ा सा असुविधा है और सिंचाई की सुविधा बहुत कम है वहाँ पर। अच्छा, ग्राउंड लेवल वाटर उसका स्तर गिरता जा रहा है सर, इसको कैसे बेहतर किया जाए? ग्राउंड लेवल बेहतर करने के लिए सर कुछ उपाय जो किए जा रहे हैं, जैसे कि जो तालाब हैं, तालाबों को, उनकी स्थिति को मेंटेन किया जाना चाहिए और जो भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए जो अवसंरचनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि वर्षा काल के दौरान अगर जो बरसात का पानी है अगर वो ग्राउंड वाटर में चला जाए तो कुछ हद तक वर्षा जल के द्वारा भी हम भूमिगत जल को मतलब उसका स्तर बनाए रखा जा सकता है। सरकार भी कुछ इस दिशा में कुछ कर रही है? सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं सर इसके लिए। कौन कौन सी? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं मुझे। सर, आप सेना में 19 साल काम किए हैं सर, वहाँ पद की हायरार्की कैसे रहती है? मतलब सेना में सर एक सिपाही से शुरू होता है, सिपाही के बाद लैंस नायक, नायक, हवलदार, हवलदार के बाद नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर तक पहुँचते पहुँचते जो अन्य रैंक का प्रमोशन वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऑफिसर्स का लेवल आता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट से शुरू होकर फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से उसके बाद जनरल पे पद की हायरार्की समाप्त हो जाती है सर। अच्छा, एक पद जो बनाया गया अभी CDS सर, उस पद की उपयोगिता क्या रही? सर जैसे कि कारगिल वार में जब सेना का जो समन्वय है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का, उसके दौरान कुछ समस्याएं आई तो एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिर ये किया गया कि CDS के पद को सृजित किया गया, जिससे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सामंजस्य बना रहे और ऑपरेशंस के दौरान ये अच्छा काम कर सकें समन्वय के साथ। इस समय कौन है CDS? CDS सर, सॉरी सर, अभी नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, एक दूसरा है यूनिफाइड बैटल कमांड बनाया गया था सर, कहाँ पर? ये अंडमान निकोबार में बनाया गया सर। उसकी क्या उपयोगिता रही? उसकी उपयोगिता सर जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ समन्वय के साथ अगर ऑपरेशन करने हों तो उसके लिए वो बनाया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, जिससे कि। कब बनाया गया था सर, सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं मुझे। BA में आपके क्या क्या विषय रहे? BA में सर एंसेंट हिस्ट्री है, हिंदी और सोशलॉजी है सर। एरन अभिलेख का नाम सुने हैं? हाँ सर, सुना है। इसमें क्या चीज़ का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख में सर सती प्रथा का उल्लेख है शायद सर। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहाँ है ये रण? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं है मेरा। चलिए, बहुत सुंदर। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए सर, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग हैं सर। क्या अंतर है? कोड ऑफ इथिक्स जो है ये नीति संहिता है, एक सेट ऑफ रूल्स है और ये एक आदर्श है ये।
और कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि एक किसी स्पेसिफिक जगह के लिए, जैसे किसी ऑफिस के लिए उसका कोड ऑफ कंडक्ट हो कि वहाँ पे उसी हिसाब से सारी चीज़ें करनी हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट वो होगा सर। कोई एक एग्जांपल बताइए जो दोनों बहुत क्लियर कट समझ में आ जाए। कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे सर ये कहा जाए कि ऑफिस में 10 बजे तक आ जाना है, 10 बजे तक ऑफिस में उपस्थिति आपकी होगी, अगर 10 बजे के बाद आप आएंगे तो आपका आधा वेतन काट दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा कि वो एक ऑफिस का स्पेसिफिक रूल है। कोड ऑफ एथिक्स, और कोड ऑफ इथिक्स में आ जाएगा कि जैसे कि ईमानदारी। ठीक सर। जैसे कि आपने बताया हुआ है कि आपकी हॉबी है वेपन हैंडलिंग, सर तो वेपन हैंडलिंग के अंतर्गत कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? वेपन हैंडलिंग के अंतर्गत सर स्मॉल आर्म्स जो है, जैसे कि 9mm पिस्टल और 5.56 mm इंसास राइफल, AK-47, ये सारा ही आता है सर। मेरा एक्चुअली वेपन का कोर्स था, तो इन्फेंट्री स्कूल मऊ से वेपन कोर्स किया था और मैं 7 साल इंस्ट्रक्टर रहा अच्छा। वेपन हैंडलिंग में, तो इसलिए सर हॉबी मैंने डाली थी। अच्छा, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में जैसे 2 शब्द आते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सर, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है? सर क्रूज़ मिसाइल में ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मिसाइल ज़मीन के पैरेलल जा रही है, सीधा टारगेट पे हिट कर रही है, और जो फायर कर रहा है उस मिसाइल को, वो टारगेट को अगर देख सकता है, क्रूज़ मिसाइल में मतलब सीधे अटैक करती है। और बैलिस्टिक में ये होता है कि अगर बहुत लंबी दूरी की मिसाइल हैं और फायर करने वाला अगर टारगेट को नहीं देख रहा है, एक ग्रिड लगाकर और वो फिर फायर करता है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं सर। मतलब कि राउंड लेके एक तरह से धनुष के आकार, हाँ धनुष के आकार में जो मिसाइल्स फायर होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं सर। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी जो भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी है, रॉकेट प्रक्षेपास्त्र तकनीकी जो है, ये दोनों टेक्नोलॉजी कुछ मैच करती हैं क्या? सर एक तरह से दोनों मिसाइल तकनीकी हुई और उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी जो है सर, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी है और एक तरफ है मिसाइल तकनीकी सर है। इन दोनों तकनीकों में कुछ समानता या कुछ असमानता की स्थितियां हैं क्या? समानता जैसे कि दोनों लगभग मतलब फायर होने का सिद्धांत लगभग एक जैसा है, लेकिन जैसा कि मिसाइल्स हैं तो मिसाइल जाके अपने टारगेट पे फट जाएंगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, और जो रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जाके और उसका जो पेलोड है या सैटेलाइट है उसको छोड़ देगा और वो फ्री हो जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या किया जाता है कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जाता है, उसे हमेशा कोई भी स्थलीय क्षेत्र है, उस स्थलीय क्षेत्र के पूरब की ओर स्थापित करने की परंपरा रही है सर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? पूरब के क्षेत्र में स्थापित करने से सर उसको स्थल खंड के पूरब की ओर, स्थल खंड में पूरब की ओर, सॉरी सर, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से था सर। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, इनके विस्तार के बारे में क्या ऋग्वेद में कोई जिक्र मिलता है? कैसे निर्धारित करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका जो विस्तार एरिया था वो किस क्षेत्र तक विस्तारित थे? ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो था सर, ये ऊपर हिमालय उनकी ऊपरी सीमा थी और नीचे विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार था, और पूरब में ये गंगा नदी तक इनका विस्तार था सर। प्राचीन काल में भारत का जो नामकरण किया गया इसका कोई रेफरेंस मिलता है क्या? कोई टेक्स्ट ऐसा जहाँ से भारत का नामकरण किया जा सके इस भूभाग का? सर ये राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। और इससे पहले भरत का रेफरेंस होने से पहले और कोई प्रमाण? इससे पहले रामचरितमानस में, रामचरितमानस तो बाद का है ना? सॉरी सर, ध्यान नहीं और कोई बात नहीं, ठीक है। महाभारत की कथा आप जानते होंगे सर। महाभारत में गीता पढ़े हैं आप? पढ़ा तो नहीं है सर।
अच्छा, थोड़ा बहुत सुना है सर। गीता में कितने अध्याय हैं, कितना श्लोक है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है महाभारत में, सर। नहीं, मुझे जानकारी महाभारत का युद्ध हुआ था, सर। उसमें पहला सेनानायक कौन था दोनों तरफ से? सर जानकारी नहीं मुझे, मैं बता नहीं पाऊँगा सर। एक शब्द आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर क्या है ये? सर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो कॉरपोरेट्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके लिए निर्धारित किया गया है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो उनका पिछले 3 ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसका 2% समाज के लिए खर्च करेंगी वो। तो कैसे, कहाँ खर्च करती, किस तरह से वो करती है? सामाजिक कार्यों में करती हैं, जैसे सर चैरिटी में कोई एजुकेशन के लिए कोई खर्च के, जैसे उन्होंने अपने ट्रस्ट बना रखे, जैसे भारती एयरटेल जो है, भारती ने अपना ट्रस्ट बना रखा है, तो भारती फाउंडेशन के नाम से, तो कुछ शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। अभी जैसे कोविड के दौरान रिलायंस ने हॉस्पिटल बनवाया, या स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड में शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। इधर अखबारों में हमने पढ़ा था कि जीएसटी का ग्रोथ रेट निचले स्तर पे पहुंच गया, क्या इसका मतलब हुआ? जीएसटी कलेक्शन नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जीएसटी ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, थैंक यू, जा सकते। थैंक यू सर।